किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, खेती में हो रहे बदलावों को हम बहुत आसानी से अब महसूस कर पा रहे हैं। जहां एक तरफ कृषि में यंत्रीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है, हर काम लगभग ट्रैक्टर और दूसरे बड़े कृषि यंत्रों से होने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके हाथ में अब किसान ऐप आ चुके हैं। चाहे कृषि विभाग की बात हो, मंडी बोर्ड की बात हो या अन्य अन्य तरीक़ों से आपको कृषि की सूचनाएं बहुत तेज़ी से पहुंच रही हैं। वहीं सैटेलाइट के मार्फत आप अब अपने खेत की जानकारी पूरी ले सकते हैं और साथ ही ड्रोन तकनीकी भी अब शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में खुद कई ज़िलों में ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग अब चालू होता दिखाई दे रहा है और इसी होड़ में, इसी दौर में अब नैनो यूरिया भी आ गई है। यानी जहां बोरियों में हम खूब सारा खाद भर कर लाते थे, अब एक छोटी सी बोतल में आप पूरी बोरी की यूरिया समेट सकते हैं। किसान भाइयों, नैनो यूरिया क्या है और फसल उत्पादन में इसके क्या लाभ हमको मिल रहे हैं, मिलने वाले हैं, इस बारे में विस्तृत जानकारी लेके आज के हमारे मेहमान विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार सोलंकी साहब, जो कि मुख्य महाप्रबंधक हैं कृषि सेवा इफ़को, और आप भोपाल में ही कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में जी नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैंने कहा कि कृषि में अब बिल्कुल परिदृश्य बदलता जा रहा है, आधुनिकीकरण की ओर हम बहुत तेज़ी से कदम उठा रहे हैं। ऐसे में ये नैनो यूरिया किस प्रकार से एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है? बिल्कुल सही कहा। जैसे अभी आपने बताया कि कृषि में जो दिनों दिन कुछ न कुछ नई तकनीकों का समावेश होता जा रहा है और इसी कड़ी में एक जो ये विशिष्ट जो उर्वरक है इसको नैनो यूरिया जी, जिसके बारे में आपने चर्चा की, ये नैनो तकनीक पे आधारित नाइट्रोजन को उपलब्ध कराने वाला ही एक इस तरह का एक उत्पाद है। और जैसे अभी आपने देखा, पहले परंपरागत रूप से हम दानेदार वाला यूरिया हम किसान भाई यूज करते जो बोरों में लेके आते थे, अब उसी की जगह पे अब इस तरह की रिप्लेस कर सकता है इसको। ये तरल रूप में आ रहा है, ये बोतल में, जैसे भी आपने कहा, ये बोतल रूप में, तरल रूप में ये किसानों के लिए उपलब्ध है। और ये जो इफ़को द्वारा, इफ़को का जो नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो NBRC जो इफ़को कलोल में है, वहाँ पे इसको विशुद्ध रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित बनाया गया है और ये विश्व का पहला ऐसा उर्वरक है जिसको पेटेंट मिला हुआ है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। यानी मेक इन इंडिया के दिशा में स्वदेशी तकनीकी अपनाना, ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं और पूरा देश अब अपने खुद की आत्मनिर्भरता के लिए अपने खुद के उत्पादों पर निर्भर होना, ये एक शुभ संकेत है। लेकिन ये नैनो जो बात है, ये तो कुछ अंग्रेजी सा नाम लगता है, ये क्या पद्धति है? हाँ, नैनो पद्धति, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत से जो किसी भी चीज़ का एक आकार होता है, साइज होता है जी, इसीलिए नैनोमीटर एक बहुत छोटा, जैसे अब आप 1 मीटर का अगर हम कोई टुकड़ा लें, उसको अगर हम 1 अरब टुकड़ों में बांट दें, अच्छा, तो जो एक जो छोटा टुकड़ा होगा वो नैनोमीटर के बराबर होगा। एक शुद्ध देसी भाषा में समझने की कोशिश करें। और किसान की भाषा में बात करें तो जैसे यूरिया का एक दाना होता है, वो यूरिया का एक दाना करीब 1 मिलीमीटर के बराबर होता है जी। अगर उस दाने को हम 55,000 टुकड़ों में तोड़ें तो वो जो एक छोटा टुकड़ा होगा वो 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। यानी परमाणु आकार में हम ले आए उसको। छोटा चीज है जिसे हम नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते। और ये जो नैनो यूरिया है, जिसमें अभी आप बात कर रहे थे, बोतल में जो है, तरल रूप में जो है, उसमें 20 से लेकर 50 नैनोमीटर तक साइज का रेंज का जी ये नैनो पार्टिकल्स होता है जो इसमें घुला रहता है और उसका औसत रूप से करीब 32 नैनोमीटर के साइज का वो पार्टिकल्स होता है। इतना छोटा पार्टिकल्स होता है कि जब हम इसको स्प्रे करते हैं, पत्ती के ऊपर डालते हैं, तो पत्ती की जो भी जो ऊपरी सतह होती है, उस सतह में होकर के ये पौधे के सिस्टम में इतना छोटा होता है, आराम से इजीली उस सिस्टम। यानी हम कई चीज़ों में हम देखते हैं, जैसे डीओ वगैरह लगाते हैं, बारीक सी फुहार आती है, ये बारीक से बहुत ज़्यादा बारीक है। इतना बारीक है कि ये हम बिल्कुल पौधे की पत्ती के पड़ते से ही उसकी पत्ती के सिस्टम में चला जाता है। और जैसे पहले आपने डालते थे जल विले उर्वरक या दूसरी चीज़ों को हम स्प्रे करते थे तो वो स्टोमेटा के द्वारा जाते थे, है ना, तो उनका आकार थोड़ा बड़ा होता था। लेकिन ये सबसे छोटा आकार का उत्पाद है और ये पत्ती की कोई भी सतह है, उस सतह के नीचे चला जाता है। तो डॉक्टर साहब, कहाँ तो वो दानेदार शक्कर के दाने जैसे आकार का यूरिया हुआ करता है और कहाँ ये, हालांकि वो भी उसका अपना महत्व है, लेकिन ये जो नैनो तकनीकी आ गई है, तो क्या ये ज़मीन से उठकर आगे बढ़ने की ओर कदम है?
बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो नई तकनीक है, इसमें हम नई तकनीक का उपयोग करने से हम 2-3 चीज़ों में हम फ़ायदा मिल सकता है हमको। जी। एक तो ये जो जो हम यूरिया की बात कर रहे हैं, जब हम जैसे अभी हमारा कोई भी फसल हो, उसमें नाइट्रोजन तत्व की जरूरत पड़ती है, और नाइट्रोजन देने के लिए सब किसान की सीधा ध्यान में आता है यूरिया जी है। और यूरिया करीब करीब जो हमारी फसलों में जो नाइट्रोजन हम देते हैं, करीब करीब 82% जो नाइट्रोजन देने का सोर्स है यूरिया। जी जी। बाकी 18% में आप दूसरे चाहे डीएपी हो, चाहे दूसरे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हो, वो आते हैं, है ना। तो इसका मतलब यूरिया का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। जब हम यूरिया का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, ज़मीन में भी करते हैं, तो यूरिया जो डालते हैं तो उसका जो है पौधे को 30 से 40% तक भाग पौधे को मिल पाता है। बाकी या तो ज़मीन में नीचे चला जाता है, या हवा में, वातावरण में जो हवा के रूप में बदल करके ये वातावरण में चला जाता है। तो ज़मीन में जाता है तो ज़मीन को भी खराब करता है, ज़मीन के अंदर जो पानी है उसको भी खराब करता है। साथ साथ जब वातावरण में जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, इसे नॉक्स कहते हैं, जो वातावरण में जाता है तो वातावरण की हवा को भी खराब करता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये जो उस तरह की समस्याएं भी करता है। तो ये पर्यावरण हितैषी भी है, और किसान को ये है कि ये लाना ले जाना आसान है। डॉक्टर साहब, एक शंका जो हो रही है, जब दानेदार यूरिया पर्यावरण में नुकसान पहुंचा सकता है, ये इस तरह के जो उर्वरक हैं जो दानेदार होते हैं, तो जो नैनो पार्टिकल्स हैं जो ज़्यादा लंबे फैलते हैं, ज़्यादा दूर तक जाते हैं, क्या ये पर्यावरण पर दुष्प्रभाव नहीं पैदा करेंगे? नहीं, ये जो है जो आपका जो स्प्रे करते समय हम डालते हैं ना, इसको 2 तरह से हम जो ये तो फ्लैट फैन नोजल या कट नोजल के द्वारा डालते हैं। तो जब किसान भाई उपयोग करता है तो पत्ती के ऊपर ही वो मुश्किल से उसके 2-3 फीट की ऊंचाई पे वो डालता है जी, है ना। और डालते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि वहाँ हवा का तेज प्रभाव ना हो, या ओस में ओस ना हो, जैसे सुबह के या शाम के समय जो ओस पड़ती है उस समय ना हो। तो हवा का जब प्रभाव नहीं होगा तो इधर उधर फैलेगा नहीं, ये पौधे की पत्ती के ऊपर ही जाएगा, और पत्ती के ऊपर जितना भाग जाएगा उतना ये पौधे के अंदर चला जाएगा। इसीलिए इसकी जो दक्षता है, नाइट्रोजन पौधे को उपलब्ध कराने दक्षता, जो नॉर्मल दानेदार यूरिया की अपेक्षा इसकी ज़्यादा है। इसकी 80 से 90% तक दक्षता है। इसका मतलब ये है कि ये पौधे की पत्ती पे जितना पड़ जाएगा वो 100% चला जाएगा। जो थोड़ा बहुत किसान भाई जब स्प्रे करते हैं तो उसमें से कुछ भाग जमीन पर गिर जाता है। तो मतलब सावधानियां तो रखना ही पड़ेगा। और ख़ास तौर से जो मैं थोड़ा सा एक चीज़ और कहना चाहूँगा यहाँ पे, किसान भाई जब हम कोई फसल लेते हैं तो शुरू की अर्ली की अवस्था में कोई पौधे की पत्ती, जैसे गेहूँ के हम एग्जाम्पल लेते हैं, गेहूं में पत्तियां छोटी होती है शुरू की अवस्था में। जब हम यूरिया छिड़काव करते हैं, पहला पानी देने के बाद 21 से 25 दिन के बीच में हम यूरिया डालते हैं, सामान्यतः किसान भाई डालता है। उस समय अगर हम नैनो यूरिया डालते हैं तो पत्ती साइज छोटा रहता है, तो उस समय बहुत सावधानी से हमको डालना है। और मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ किसान भाई अपना दानेदार यूरिया भी उपयोग कर सकता है, क्योंकि वो पत्तियाँ छोटी होने की वजह से नैनो का उतना अच्छा प्रभाव उस समय उनको नहीं दिखाई देता, क्योंकि पत्ती के ऊपर वो पूरा डाल नहीं पाते। होता तो है पर दिखाई नहीं देता। दिखाई इसलिए नहीं देता कि पत्ती के ऊपर गिर नहीं पाता, वो ज्यादातर भाग किसान भाई जमीन में चला जाता है। जमीन में गिरने के बाद उसका उपयोग फसल के लिए नहीं हो पाता। तो जो हम यूरिया में 20 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, तो उसको पहला जो 20 है उसको छोड़ दें, और अगले 40, 45, 50 दिन में जो आप यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं दानेदार का, उसकी जगह आप नैनो यूरिया उसमें आप नैनो यूरिया का उपयोग करें। जैसे कि जैसे 40-45 दिन बाद दूसरा हम यूरिया डालते हैं। और ख़ास तौर से अभी एक नई रिसर्च में पता लगा है कि जब हमारा जो फसल में फूल या फलियाँ आ रही होती हैं, उस समय जब दाना बन रहा होता है तो उसमें किसी फसल को नाइट्रोजन की ज़्यादा पहले ये माना जाता ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अभी रिसर्च में ये है उस समय भी अगर नाइट्रोजन हम देते हैं तो जितने भी चाहे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट जो बनते हैं पौधे के अंदर, उनकी परसेंटेज भी बढ़ती है और पौधे में उत्पादन भी बढ़ता है। तो उस समय हम कम से कम स्प्रे नैनो यूरिया का हम कर दें। और इसके लिए जो मैं अभी मात्रा में बता रहा था, 125 लीटर पानी पर एकड़ के हिसाब से डालें। 125 लीटर पानी में एक बोतल जो आप 500 ml की बोतल, यानी एक अगर लीटर पानी में 4 ml की मात्रा का उपयोग करें और छिड़काव करें, तो ये पौधे के ऊपर जो पौधे की नाइट्रोजन की ज़रूरत है उसको पूरी तरह से, जो नाइट्रोजन कमी होती है पौधे के अंदर, पूर्ति कर देता है। जी जी। डॉक्टर साहब, नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर खाद या जो रासायनिक उर्वरक की हम बात करें, ये पड़ी रहती है कई बार 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल तक भी रह जाता है किसान के पास, और किसान उसका उतना तो वो गुणवत्ता नहीं रह जाती। क्या ये नैनो यूरिया है, ये कुछ ज़्यादा समय तक रखा जा सकता है? नहीं, अभी हमारा जो इसमें चल रहा है
उसमें हम इसको अभी इसकी जो लाइफ सेविंग साइकिल जो है रखने की जो है 1 साल तक है। 1 साल तक 1 साल तक है। इसमें 2 सीजन हम आराम से निकाल सकते हैं, 2 सीजन तक हम इसको उपयोग आराम से कर सकते हैं। इसके बावजूद भी इसकी बहुत ज़्यादा डिटोरिएशन इसमें नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इसमें क्षरण नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम किसान भाइयों को इसको 1 साल के अंदर उपयोग करने के लिए हम सुझाव देते हैं। डॉक्टर साहब, चूँकि ये एकदम नया उत्पाद है, हमें मालूम है कि लगभग जुलाई अगस्त से ये शुरू हुआ है पिछले साल से, यानी अभी तक मुश्किल से 2 फसल सीजन उसने देखे हैं। क्या हम मान सकते हैं कि ये किसानों के लिए वास्तव में उपयोगी है? क्या इस पर पहले रिसर्च हुआ है? और अभी जो हालात हैं, किसानों के संपर्क में आप रहते ही होंगे जी, तो क्या परिणाम इसके नहीं, बहुत सामने बढ़िया निकल आपने रहे ये सवाल किया है। देखिए, ये जो हम कॉमर्शियल लेवल पे अभी हम लेके आए हैं, अभी जो पहला सीजन है हमारा रबी का सीजन है, लेकिन मैं बता दूं इससे पहले हमने 2-3 सीजनों तक लगातार जी किसानों खेतों में करीब करीब हमने 94 में 94 फसलों पर इसका ट्रायल हमने किया है, और 11,000 किसानों खेतों पर हमने किसानों खेतों पर भी ट्रायल किया है, ICR में ट्रायल किया है, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में हमने इनकी ट्रायल डाली है कि कृषि विज्ञान केंद्रों के में भी हमने इसके परीक्षण किए हैं। और ये परीक्षण होने के बाद जो परिणाम हमको प्राप्त हुए, उन परिणामों के आधार पर इसको भारत सरकार ने भी अपने गजट नोटिफिकेशन में लेते हुए इसको फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर FCO जिसको हम कहते हैं, जिसमें सारे फर्टिलाइजरों के बारे में जो स्पेसिफिकेशन रहते हैं उसमें इसको शामिल कर लिया गया है। और निश्चित रूप से किसानों का जो फीडबैक मिला, किसानों के जो हमको कुछ किसानों के चेहरों पर इसको डालने के बाद जो खुशियाँ नजर आई, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ये भारतीय खेती के लिए एक क्रांतिकारी कदम रहेगा। और किसान जो अभी भी सीजन में उपयोग जो किसानों ने किया है, हम लगातार किसानों के संपर्क में हैं, खासतौर से मैं मध्य प्रदेश में पूरा देखता हूँ, तो किसान पूरी तरह संतुष्ट हैं। और इस संतुष्टि से ये ऐसे पता लगता है कि किसान दोबारा लेने आता है। एक बार डालने के बाद जब किसान दोबारा लेने आ रहा है तो ये माना जाता है किसान को इसका फायदा मिल रहा है। निश्चित रूप से ये क्रांति किसानों के चेहरों पर और ज़्यादा खुशी बांटे, इसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हों, इस उम्मीद के साथ एक छोटा सा विराम लेते हैं और इसके बाद फिर से हम बातचीत में लौटेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, नैनो यूरिया जो कि एक बिल्कुल नया उत्पाद है, किस तरीके से आपके लिए लाभकारी है, इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर दिनेश कुमार सोलंकी जी से, जो कि मुख्य प्रबंधक हैं इफ़को जो कंपनी है, भारत सरकार की सहभागिता से चल रही है, सहकारी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी कंपनी है। उनके मुख्य महाप्रबंधक जी हैं, उनसे बातचीत है। और नैनो यूरिया के बारे में तो हमने बहुत अच्छी बात आपसे जानी ही और भी जानना है, लेकिन इफ़को क्या सिर्फ उर्वरक की ही सेवा दे रही है या किसान भाइयों की और अन्य तरीके से भी मदद कर रही है, जिससे कि उत्पादन और उत्पादकता में पर्याप्त रूप से उनको लाभ मिल सके? जी हाँ, इफ़को की जो स्थापना से ही, जब इस 3 नवंबर 1967 को इफ़को की स्थापना हुई थी, उस स्थापना के बाद से ही इफ़को लगातार किसानों के बीच में, चाहे हम अच्छे उत्पाद की बात करें, जो हमारा कृषि में आदान जो देने की बात है, चाहे रासायनिक खादों की बात करें, इसके साथ साथ किसानों के बीच में जो तकनीक ज्ञान है, किसान इन चीज़ों को कैसे उपयोग कर सकता है, तकनीक ज्ञान हो, हम लगातार किसानों के बीच में उनका उत्पादन, उनका कैसे आर्थिक उन्नति किस तरह की हो, ये लगातार हमारा जो प्रबंध जो हमारा जो इसमें डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जो हमारे प्रबंध निदेशक हैं,
उनके मार्गदर्शन में लगातार हम ये किसानों के बीच में काम करते हैं। इस बीच में उन्होंने कुछ दिनों पहले हमने एक मिशन चलाया था, सेव सॉइल, हम अपनी मिट्टी को कैसे बचाएं जी। उसके लिए हमने अपने मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं, मिट्टी को बचाने के लिए लंबे समय तक कैसे उसको किसानों के लिए, खेती के लिए उपयोगी बना सकते हैं, उन्होंने हमने एक मिशन के रूप में लिया था। तो बहुत सारी गतिविधियां हम किसानों के साथ तो मिट्टी परीक्षण भी हमने देखा कि आपने मिट्टी बहुत ज़्यादा मिट्टी किए परीक्षण हैं। भी हम करते हैं, किसानों को उसकी मिट्टी को लंबे समय तक कैसे बचा के रख सकते हैं, उसको कैसे कैसे हम रासायनिक खादों के अलावा हम जैविक खादों का उपयोग की हम बात करते हैं, हम जैव उर्वरकों के बारे में भी बात करते हैं, किसानों को बताते हैं। इफ़को खुद जैव उर्वरकों का उत्पाद कर रहा है। इसके साथ साथ हम जो है एक सागर का हमारा जो बहुत अच्छा उत्पाद है, हम उसको भी किसानों के बीच में हम लेके जाते हैं। ये ऐसे उत्पाद हैं जो किसानों को उसकी खेती में उत्पादन तो बढ़ाते हैं, साथ साथ जो ज़मीन है उसको भी जो टिकाऊपन है बहुत लंबे समय तक बनाए के रखने में मदद करते हैं। तो इसको न सिर्फ कृषि आदान प्रदान करता है किसानों के लिए, जो हमारे जो खेती में लगने वाले आदान जी। हैं, साथ साथ उनको तकनीक ज्ञान भी हमारे विभिन्न कारकों के द्वारा, चाहे वो हमारा किसान सभा के द्वारा हो, या हमारा जो फसल संगोष्ठी के माध्यम के द्वारा हो, या हम आकाशवाणी, दूरदर्शन या दूसरी मैगजीन्स के द्वारा किसानों की, या क्रॉप लिटरेचरों के द्वारा हम जो है ना, हम सारी जानकारी किसानों के बीच में, हमारा हर ज़िले में हमारे अधिकारी होते हैं, हम लगातार संपर्क में रहते हैं। हमारे ये सारे जो प्रदर्शन हैं, जो अभी आपने नैनो के बारे में बात किया है, इसके अलावा हम बहुत सारे और दूसरी जो उत्पाद हैं उनके ऊपर भी हम किसानों के प्रदर्शन लेते हैं, उनको दिखाते हैं। किसान को ये और होता है कि वो देखने के बाद वो चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाता है। डॉक्टर तो ये साहब, सारी निश्चित रूप चीज़ें से हम- जी निश्चित रूप से आपकी प्रचार प्रसार की गतिविधियां जो हैं वो किसानों की पहुंच तक हैं और किसान जानते हैं कि इफ़को क्या है, उसका महत्व क्या है। लेकिन एक बात और आपने बड़ी उपयोगी कही है कि आप रासायनिक उर्वरक की डील करते हुए भी, उसकी सेवाएं देते हुए भी साथ में जैव उर्वरकों के को भी प्रोत्साहित कर रहे जी हैं। हाँ। यानी हम जानना चाहेंगे कि क्या जैव उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों का जो कॉम्बिनेशन है, जी ये जो संतुलन है, ये किसान भाइयों तक बना रहना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। बिल्कुल सही बात है आपका कि रासायनिकों के साथ साथ हमारा जो जैविक है, क्योंकि जैविक जो खाद होता है ज़मीन की एक तरह से मान के चलिए बैकबोन होती है। जी कार्बनिक अंश ज़मीन में रहेगा तो उसमें हम रासायनिक खादों का उपयोग अगर करते भी हैं तो उसकी उपयोगिता भी बढ़ती है। जी तो अगर किसान भाई दोनों चीज़ों का मिला जुला उपयोग करते हैं तो न सिर्फ उत्पादन बढ़ता है, साथ साथ हमारी जो ज़मीन है, ज़मीन का टिकाऊपन है, उपजाऊपन है, वो बहुत लंबे समय तक बना रहता है। तो और दूसरी साथ साथ जो हमारे जैसे हम रासायनिक खादों की बात करते हैं उसमें एक या दो चीज़ें पोषक तत्व हम फसलों को दे पाते हैं, लेकिन जब जैविक खाद की बात करते हैं तो उसमें भले ही चाहे मात्रा में कम मिले लेकिन सारे पोषक तत्व फसल को मिल जाते हैं। तो दोनों को मिला जुला समन्वित रूप से, एकीकृत रूप से अगर उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से किसानों को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो किसान भाइयों इस बात को नोट कर लें कि जब एक रासायनिक उर्वरक की कंपनी के अधिकारी ये कह रहे हैं कि जैव उर्वरक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उसका प्रयोग ज़रूर करें। और ख़ास करके जैव उर्वरक यानी कि कल्चर, पीएसबी और जो बायो फर्टिलाइजर आज हमारे पास बहुत सारे राइजोबियम हैं, पीएसबी जैसे भी आपने नाम लिया। इसके अलावा आज के समय में हमारे पास एनपी कंसोर्टिया, जिसमें तीनों चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन का भी बैक्टीरिया है, फास्फोरस का भी है, पोटास का भी बैक्टीरिया है। पोटास का अलग से भी बैक्टीरिया आ रहा है। इसके अलावा जिंक को घोलने वाला, जिंक जो ज़मीन में बहुत सारा मात्रा में हमारा रहता है, पड़ा रहता है, उसको भी घोलने वाला बैक्टीरिया भी आ गया है। तो ये सारे चीज़ हम जैव किसानों को जैव उर्वरक के रूप में इनको किसानों को हम उपलब्ध करा रहे हैं। डॉक्टर साहब, फिर से नैनो तकनीकी पर हम लौटे हैं। जी तो ये किस तरीके से और ज़्यादा लाभकारी है? एक तो सबसे बड़ा लाभ यही हुआ कि हमें बहुत पीठ पर लाद कर लाने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटे सी एक शीशी में हम ले आते हैं। और निश्चित रूप से गोडाउनिंग की समस्या जो है वो बड़ी कम हो जाएगी इससे। क्या समय पर ये नैनो यूरिया उपलब्ध रहेगा? बिल्कुल, हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हमें काफ़ी मध्य प्रदेश में हमने लाखों बोतल किसानों के बीच में पहुंचा दिया है और किसान इसका उपयोग भी किया है और लगातार हम इसको यहाँ पे मध्य प्रदेश में ला रहे हैं। और ये जो है यहाँ पे गुजरात में अभी हमारा पहला प्लांट एक चालू है अभी। इसके अलावा और भी हमारी इसमें परियोजना में शामिल है कि हम आगे भी दूसरे राज्यों के लिए भी ये बनाएँ। और ये आपने सही कहा कि इसमें लाभ बहुत हैं। किसान को लाना ले जाना, जैसे भी अगर किसान कोई भाई 20 बोरा यूरिया लेके जाता था तो ट्रैक्टर ट्रॉली के लेके जाता था, आज हम 20 बोतल जो है एक थैले में लेके किसान भाई बिल्कुल मोटरसाइकिल पे लाते हैं। मोटरसाइकिल पे लेके आ सकता है। तो लाना ले जाना भी आसान है। दूसरा, ये सस्ता भी है। जो नॉर्मल यूरिया है, जो सामान्य दानेदार यूरिया की बात करते हैं, उससे करीब करीब 10% ये सस्ता भी है। तो सस्ता भी पड़ रहा है, लाना ले जाना आसान है।
दूसरा इसमें एक फ़ायदा और है कि जब किसान भाई किसी कारण से अपने खेत में, जैसे कभी क्या होता है कि पानी कमी हो जाती है, उस समय हम यूरिया नहीं डाल पाते हैं, लेकिन ये चूँकि पानी कमी की अवस्था में चूँकि पत्ती पर डालना है इसको, तो हम उसमें इसका उपयोग आराम से कर सकते हैं। और जैसे शुरू में आपने कहा था कि किसान को ये लगता है कि शुरू में यूरिया डालते हैं तो उसमें हरापन या फसल में बहुत जल्दी से दिखने लगता है, लेकिन इसमें मैं एक सामान्य जो किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इसमें नैनो यूरिया का जब आप उपयोग करते हैं तो उसमें जो है उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है जी। और ये जो नॉर्मल यूरिया है वो 4-5 दिन में आपको पत्ती पे तो प्रभाव जल्दी दिख जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव जल्दी खत्म भी होता है। जी। और डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि लाइन में लगने की जो परेशानी होती है, जो बब्बड़ मचती है एंड टाइम पर, बिल्कुल सही कहा, गेहूं के समय में, वो बचत बिल्कुल होना है, पैसों की बचत होना है, स्थान की बचत होना है, मेहनत की बचत होना है और ज़्यादा लाभ मिलना है। हम आभारी हैं कि नैनो यूरिया जैसे प्रोडक्ट हमारे बीच में आ रहे हैं जो बिल्कुल क्रांतिकारी बदलाव खेती में लेकर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अब बारी है कृषि समाचारों की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। और आइए सबसे पहले नजर डालेंगे प्रमुख समाचारों पर। कृषि विकास में सहयोगी इंक्यूबेशन सेंटर, रबी फसलों के लिए लाभकारी मावठा, गेहूं को पत्ती झुलसा रोग से बचाएं, सरसों को चितकबरा कीड़ा रोग से बचाएं, मुर्गियों को ठंड से बचाएं। और आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। कृषि विकास में सहयोगी इंक्यूबेशन सेंटर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश संतरा, धनिया, लहसुन उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है। अदरक, मिर्ची, अमरूद, मटर और प्याज के उत्पादन में प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। अगर किसान अपने इस उत्पादन की छोटी छोटी फूड प्रोसेसिंग इकाई खोल दें तो जनता को शुद्ध सामग्री, युवाओं को रोजगार के अवसर और किसानों को उनके उत्पाद के ठीक दाम मिल सकेंगे। इस योजना में ग्वालियर, मुरैना और सीहोर के इंक्यूबेशन सेंटर निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होंगे। श्री चौहान प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय ग्वालियर, कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना और कृषि महाविद्यालय सीहोर में इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना के लिए राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में आयोजित भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, उद्यानिकी राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी कार्यक्रम में वर्चुअली तौर पर शामिल हुए। श्री चौहान ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण की क्रियाओं पर प्रदेश में कार्यशालाएं आयोजित करने की आवश्यकता है। रबी फसलों के लिए लाभकारी मावठा। प्रदेश में पिछले कुछ हफ्तों से तेज बारिश के चलते रबी फसलों को लाभ पहुंचा है। यह असामयिक वर्षा रबी की दलहनी एवं तिलहनी फसलों के लिए विशेष लाभकारी है। गेहूं के लिए यह मावठा अमृत के समान है। राजस्थान के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रदेश के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश हुई है। प्रदेश के मालवा, निमाड़, महाकौशल एवं विंध्य क्षेत्र के अधिकतर स्थानों पर बारिश हुई है। मावठा गिरने से एक बार फिर सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिन के बाद आसमान साफ होने के बाद तापमान में गिरावट आएगी और कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मावठा फसलों के लिए फायदेमंद है। किसानों को सलाह दी गई है कि जिन खेतों में अच्छी नमी है, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग गेहूं के लिए उत्तम होगा। गेहूं को पत्ती झुलसा रोग से बचाएं। पत्ती झुलसा रोग के प्रभाव से गेहूं की पत्तियों पर कुछ पीले व भूरापन लिए हुए कुछ अंडाकार धब्बे निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ये धब्बे बाद में किनारों पर कत्थई भूरे रंग के तथा बीच में हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं। रोग की अधिक तीव्रता के चलते पत्तियां झुलस जाती हैं और पत्तियां जली सी लगने लगती हैं। इसकी रोकथाम के लिए पूर्ण रोग अवरोधी प्रजातियां उपलब्ध नहीं हैं, परंतु प्रायः नई प्रजातियां आंशिक रूप से अवरोधी हैं। उन्हें उगाना चाहिए। वीटावैक्स 200 का 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार मिलने पर गेहूं के जमाव और बढ़वार में वृद्धि होती है। रोग के फैलने पर मैकोनजेव 2 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के साथ या रॉक्सिल 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के छिड़काव में 2 बार छिड़काव करें। सरसों को चितकबरा रोग से बचाएं।
सरसों का चितकबरा कीड़ा काले रंग का होता है, जिस पर लाल, पीले व नारंगी रंग के धब्बे होते हैं। इस कीड़े के शिशु हल्के पीले व लाल रंग के होते हैं। दोनों प्रौढ़ व शिशु इन दोनों फसलों को 2 बार नुकसान पहुंचाते हैं। पहली बार फसल उगने के तुरंत बाद सितंबर से अक्टूबर तक तथा दूसरी बार फसल की कटाई के समय फरवरी-मार्च में प्रौढ़ व शिशु पौधों के विभिन्न भागों के रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों का रंग किनारों से सफेद हो जाता है। इस कीड़े को धौलिया भी कहा जाता है। फसल पकने के समय भी कीड़े के प्रौढ़ व शिशु फलियों से रस चूसकर दोनों में तेल की मात्रा को कम कर दिया जाता है, जिससे दानों के वजन में भी कमी आती है। इसके नियंत्रण हेतु फसल की बिजाई तब करें जब दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए। फसल में सिंचाई कर देने से प्रौढ़, शिशु व अंडे नष्ट हो जाते हैं। बीज को 5 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 70 WS प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। फसल की शुरू की अवस्था में 200 मिलीग्राम मैलाथियन 50 EC को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें। मार्च-अप्रैल में यदि ज़रूरत पड़े तो 400 मिलीलीटर मैलाथियन 50 EC को 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ फसल पर छिड़कें। मुर्गियों को ठंड से बचाएं। मुर्गियों को न्यूनतम तापमान से बचाना अत्यंत आवश्यक होता है। मुर्गियों को ठंड से होने वाली कोरिजा बीमारी से बचाव हेतु प्रति 100 वर्ग फीट में 300 वाट के विद्युत बल्ब का प्रयोग करें और बाहर से आने वाली ठंडी हवा की रोकथाम करनी चाहिए। इसके साथ ही कम उम्र के पशुओं को रात्रि में ठंड से बचाव करें। इस हेतु बोरों के पर्दे लगावें तथा ठंड से कम उम्र के पशु पक्षियों को बचाया जा सके। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती के में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान भाइयों, हमने आज के कार्यक्रम में बातचीत की नैनो यूरिया का फसल उत्पादन में महत्व और उसके लाभ के बारे में। डॉक्टर दिनेश कुमार सोलंकी जी ने हमें बड़ी उपयोगी जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत उपयोगी लगी होगी। साथ ही में हमने देखे कृषि समाचार, जिसमें देश और दुनिया की कई सारी जानकारियाँ हमको मिली। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस विषय में आप अपनी राय भी हमें भेज सकते हैं दूरदर्शन केंद्र शामला हिल्स भोपाल के पते पर। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।